बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जी टीवी के तमाम नाज़रीन को अली सलमान जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की तारीख साज हिस्ट्री के हवाले से कि जहाँ पाकिस्तान ने 1992 के वर्ल्ड कप में कामयाबी हासिल की और एक ऐसी तारीख रकम कर दी कि जहाँ आज 29 साल हो चुके हैं इस कामयाबी को हासिल किए हुए, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि ये दिन जो है पाकिस्तान क्रिकेट में हमारे अजहान में तरोताज़ा है। और आपको मालूम है कि इस विक्ट्री को, इस फतह को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसी सेलिब्रेशन के सिलसिले में हमने पाकिस्तान के बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर्स को शामिल किया जो वर्ल्ड कप की उस तारीखी टीम में शामिल थे। आमिर सुहेल का इंटरव्यू आपने सुना, साथ साथ रमीज़ राजा को आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने उन तारीख साज लम्हात को याद किया। और आज हमारे साथ मौजूद हैं इस तारीख साज दिन के मौके पर, क्योंकि आज 25 मार्च है, आज हम 29वीं सालगिरह मना रहे हैं इस वर्ल्ड कप की फतह की। तो आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के विकेटों के मुहाफिज कि जिन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में ना सिर्फ विकेटों के पीछे बल्कि विकेटों के सामने भी बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। हमारे साथ आज मौजूद हैं मोइन खान, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन। मोइन भाई, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू अली। और ये बताइएगा कि 1992 के वर्ल्ड कप ने जो है क्या इम्पैक्ट डाला पाकिस्तान क्रिकेट पे? आई थिंक अगर ओवरऑल देखा जाए पाकिस्तान क्रिकेट की जो हिस्ट्री, अगर कोई रेवोल्यूशन आया तो मैं समझता हूँ वो रेवोल्यूशन आया ही 1992 वर्ल्ड कप की विक्ट्री से। इन टर्म्स ऑफ हैविंग सक्सेसफुल कैप्टन्स लाइक इमरान भाई से तारीख शुरू होती है, जावेद मियांदाद, और मेरा ख्याल है उस टीम का आखिरी कप्तान इंजमाम था। आप देखें जावेद मियांदाद ने कप्तानी की, उसके बाद रमीज़ राजा ने कप्तानी की, वसीम अकरम ने कप्तानी की, वकार यूनुस ने कप्तानी की, आमिर सुहेल ने कप्तानी की, मैंने कप्तानी की, इंजमामुल हक ने कप्तानी की। पहले 6 7 8 कप्तान मिले उससे, ठीक है। एक तो रेवोल्यूशन ये क्रिकेट में आया कि और आपको बड़े क्रिकेटर्स मिले, स्ट्रॉन्ग हेडेड क्रिकेटर्स मिले माशाल्लाह। एंड देन क्रिकेट में फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर पैसा बहुत आया, कमर्शियल एक्सपेक्ट उस एंगल को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया पीसीबी ने, जिसकी वजह से प्लेयर्स वेल ऑफ हुए। इवेंचुअली आज भी आप देखते हैं माशाल्लाह नज़र आती है वो चीज़, उसका रिफ्लेक्शन नज़र आता है। ये वही टाइम था जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। और उसके अलावा अगर इन टर्म्स ऑफ विक्ट्रीज़, इवेंट विक्ट्रीज़ अगर आप देखें तो 92 के बाद बहुत बड़ी बड़ी विक्ट्रीज़ हुई हैं। उसके बाद भी पाकिस्तान ने 99 में भी जाके एशिया कप जीता, फिर हमने सरफराज की क़यादत में जो चैम्पियंस ट्रॉफी जीती। ये तमाम चीज़ें उसका रिफ्लेक्शन है। वो तमाम जो रोल मॉडल्स थे इन बच्चों ने उनको खेलते हुए देखा हुआ था, उनको फील्ड में देखा हुआ था, उनसे सीखते हुए माशाल्लाह इनके अंदर भी वो जुस्तजू पैदा हुई कि हम भी पाकिस्तान के लिए विक्ट्रीज लेके। और मुझे बहुत सारे क्रिकेटर्स जिनसे मेरी बात होती है, इनको मैं इंटरव्यू करता हूँ, वो ये कहते हैं कि 1992 का वर्ल्ड कप देख के हमें क्रिकेट का शौक हुआ। ऑफ कोर्स जी, क्योंकि देखिए दुनिया में कोई भी बड़े जब इवेंट्स होते हैं, स्पेशली जो भी टीम जीतती है, किसी भी मुल्क की वो टीम हो, उस मुल्क के अंदर बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आता है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। लाइक स्पोर्ट्स से बहुत सारी फील्ड्स रिलेट करती हैं। तो इसी तरह स्पेशली जो इटसेल्फ जो गेम होता है उसके अंदर जो यंगस्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हमें याद है अच्छी तरह जब सीज़न होता था क्रिकेट का, तो हम गली मोहल्लों में क्रिकेट हो रही होती थी, हॉकी का सीज़न आता था, हॉकी शुरू हो जाती थी। सर्दियाँ आई, सर्दियों में बैडमिंटन होने लगा, फुटबॉल आया, फुटबॉल वर्ल्ड कप आया, फुटबॉल शुरू कर दी। तो इसी तरह नेशनली जब आपके मुल्क की टीम जीतती है तो नेशनली लोगों को बड़ी इंस्पिरेशन, बच्चों को स्पेशली इंस्पिरेशन मिलती है कि यार हमारे मुल्क में इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड इवेंट में फतह हासिल की है। तो ये मैं समझता हूँ कि वाकई एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मोइन भाई से हम वर्ल्ड कप की तो बात कर रहे हैं और थोड़ा सा हमने इस फतह को, इस विक्ट्री को जानना चाहा कि उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट में क्या चेंज आया, लेकिन थोड़ा सा मोइन भाई को लेके चलते हैं फ्लैशबैक में, क्योंकि मोइन भाई से जो मेरा पहला इंटरेक्शन था वो उस वक्त हुआ कि जब नेशनल स्टेडियम कराची में ये अंडर 19 का फाइनल खेल रहे थे और इनको क्रिकेट बैट मिला था। मोइन भाई, वो अब मुझे याद है कि आप बड़े खुश थे उस वक्त। पहला मेरे ख्याल में आपको कोई बड़ा प्राइज़ मिला था, क्रिकेट बैट मिला था, आपकी टीम ने जोन 1 ने टूर्नामेंट भी जीता था, और अगर आपको याद हो उसमें रेहान फारूकी के सर पे एक बाउंसर भी लगा था, आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे। बिल्कुल ऐसी है, और वही मेरा ख्याल है कि मेरा मैच जो था वो मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज कि वो जोन का फाइनल था। और उसके बाद मैं कराची अंडर 19 को भी रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट किया, और थ्रू आउट फिर वहाँ से एक सफ़र का ऐसा आगाज़ हुआ जो ना रुकने वाला था टिल माय करियर फिनिश
जहाँ और मैं फिर क्रिकेट उसके से अलग उसके हो बाद गया। मुझे याद है फिर आप इंडिया टीम लेके गए। इब्तिदा में आप कप्तान नहीं थे, जीए पाशा कप्तान थे। उसके बाद आपको फिर कैप्टन अपॉइंट किया गया, मुजाहिद जमशेद आपके वाइस कैप्टन थे, अतहर लईक ने वहाँ बड़ा उम्दा परफॉर्म किया। तो क्विकली मुझे बताइएगा जरा उस अंडर 19 के वो टूर से। सफ़र ऐसी था बिल्कुल। मैं पहली दफ़ा जब पाकिस्तान अंडर 19 के लिए सिलेक्ट हुआ, एशिया कप था, सार्क टूर्नामेंट था, और हम उसमें गए थे और वहाँ पे जीत तो नहीं सके थे हम, टूर्नामेंट हार गए थे, बट मेरी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। स्पेशली हम तो बांग्लादेश से भी हारने लगे थे, वहाँ पे मैंने अच्छा परफॉर्म किया बैटिंग में, और वो मैच हम जीते। और उसी परफॉर्मेंस को, उसी कहना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने ग्राउंड में शो की थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए शफीक अहमद पापा साहब ने रिकमेंड किया क्रिकेट बोर्ड को, और मुझे अंडर 19 की कप्तानी मिली इंडिया टूर के ऊपर। तो ये स्टार्ट पाकिस्तान पीसीबी से जो मेरा कैरियर का आगाज़ हुआ था वो इस टूर्नामेंट से हुआ था, और फिर वहाँ से मैं अंडर 19 का कप्तान बना। फिर इंग्लैंड का टूर भी मैंने एज ए कैप्टन ही किया किया था। था। तो मोइन भाई थोड़ा सा हम ज़्यादा फ्लैशबैक में चले गए, लेकिन आपकी शख्सियत ऐसी है कि मज़ा आता है आपसे पुरानी बातें अरे करके। ऑफ कोर्स वो बड़े बड़े यादगार टूर था, वो भी पाकिस्तान अंडर 19 का था। अच्छा, मज़े की बात यह है कि उस सीरीज़ में 3 विकेट कीपर्स को आजमाया गया था। एक जो 88 में वर्ल्ड कप में शायद रफाकत थे, रफाकत सर्विसेज से जो को, खेलते थे। जी, और फिर रियाज को, और तीसरे टेस्ट में मुझे यहीं कराची टेस्ट मैच में मुझे मौका मिला था, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी कीपिंग हुई थी। बैटिंग में इतनी अच्छी कोई परफॉर्मेंस नहीं दे सका था मैं, बट वहीं से कहना चाहिए कि एक ऐसा कहना चाहिए कि बूस्ट मिला आपको। बूस्ट मिला मेरे करियर को, कि मुझे खिलाया गया, और फिर मैं अंडर 19 का पाकिस्तान के लिए 2 से 3 साल के लिए मैं परमानेंट मैं ही विकेट कीपर बैट्समैन था, और इवेंचुअली फिर कप्तान भी बन गया था। अच्छा, 92 के वर्ल्ड कप में क्या उम्मीद थी आपको? कैसे कॉल आई? इस वक्त आप सोच रहे थे कि मैं इस स्क्वाड में शामिल होऊंगा, या आपके लिए सरप्राइजिंग कॉल थी? अली, एक्चुअली मेरा डेब्यू 1990 में हुआ था, और ये वर्ल्ड कप 1992 में हुआ। और हम 1990 में जिस वक्त मेरा डेब्यू हुआ, हम जिम्बाब्वे के टूर पे थे अंडर द कैप्टनसी ऑफ आसिफ मुश्तफा। तो बड़ा अच्छा, बड़ा सक्सेसफुल टूर हम लोग करके आए थे। जाहिद फजल भी उस टीम का हिस्सा थे। आमिर सुहेल, गुलाम अली भी हाँ आई जी, थिंक थे। बिल्कुल, ये लोग भी इस टूर का हिस्सा थे। और जब हम लोग वापस आए एज अ टीम, तो हम कराची एयरपोर्ट पे जब पहुँचे, मैं जहाज़ की सीढ़ियाँ नीचे उतर रहा था, तो उस वक्त मुझे मैसेज मिला सलाउद्दीन सल्लू साहब का, जिनको हम सल्लू भाई के नाम से सारे ही जानते हैं क्रिकेट में। तो उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि सलीम यूसुफ इंजर्ड हो गए, तो आप अभी पहुँचे, और सुबह 8 बजे आपकी दूसरी फ़्लाइट है, आपको मुल्तान पहुँचना मुल्तान में, है। हाँ। तो वो टाइम मुझे आज भी याद है। बड़ा मैं खुश हुआ था, और उसके बाद घर पहुँचने तक नींद ही नहीं आई, और मैं सुबह 8 बजे की फ़्लाइट से फिर मुल्तान पहुँच गया, और इस तरह मेरा 1990 में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ मेरा डेब्यू हुआ। तो वो वहाँ से लेके नेचुरली जिस वक्त मेरा इंडक्शन हुआ था, वो इंजरी की वजह से हुआ था सलीम भाई की। मैं टेस्ट मैचेस भी खेला, ओडीआई भी खेला, लेकिन इन द मीन टाइम सलीम भाई जब दोबारा इंजरी से रिकवर कर गए, तो फिर शारजा टूर उन्होंने किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो सस्टेन नहीं कर सके बिकॉज उनकी जी हाँ, फिंगर में इंजरी फ्रैक्चर हुई था। थी। और फिर मुझे दोबारा रिकॉल किया 90, यानी उस टूर के बाद ही फ़ौरन। फिर वहाँ से यानी मुझे फीलिंग आना शुरू हो गई थी अब कि वर्ल्ड कप इंशाल्लाह मैंने खेला, और मैंने उसी हिसाब से अली मेहनत शुरू कर दी, मेहनत की, और उसका अल्लाह मैंने रिवॉर्ड दिया। और इमरान भाई ने भी मुझे यानी मेरी मेहनत को देखते हुए ये कहा था कि तुम तैयार रहना 92 के वर्ल्ड कप के लिए, कि तुम टीम का हिस्सा बनोगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हिस्सा अच्छा बना। मोइन भाई, जब 92 की टीम गई, यही सवाल मैंने रमीज़ भाई से भी किया, यही आमिर सुहेल भाई से भी किया। अनसर्टेनिटी बहुत थी, टीम सेट नहीं थी, कौन ओपन करेगा, क्या स्क्वाड होगा। इकबाल सिकंदर फर्स्ट चॉइस थे, फिर बाद में आके मुश्ताक अहमद ने वहाँ पे परफॉर्म कर दिया। इमरान भाई खुद बॉलिंग नहीं कर सकते थे। क्या फीलिंग थी टीम के अंदर उस वक्त? टीम नेचुरली आप अगर परफॉर्मेंस वाइज देखें, तो जो मैचेस हमने टीवी पे खेले वर्ल्ड कप के, वो तो अलग हैं कि फर्स्ट 4 मैचेस में 3 पॉइंट थे, हम मैचेस हारे हुए थे सारे, एक जीते थे, एक पॉइंट मिल गया था, और हम मैचेस हार गए थे। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें उस टूर के ऊपर ही जितने भी प्रैक्टिस मैचेस थे, इवन हमने यूनिवर्सिटी से वेटरन्स की टीम जिसमें 40-40 साल और 45 साल की उम्र के बूढ़े भी, उनसे भी हम हार गए थे मैचेस। इतनी बुरी पोजीशन थी, लेकिन एक बिलीफ था, और वो बिलीफ पैदा किया कप्तान ने, इमरान भाई ने। सीनियर प्लेयर जावेद भाई तो बाद में उन्होंने ज्वाइन किया था वर्ल्ड कप के दौरान, वर्ल्ड कप के मैचेस खेले उन्होंने, बट हमें वो बिलीफ को गेन करने के लिए जो इमरान भाई की टाइम टू टाइम वो मीटिंग्स होती थी, वो स्पीचेस होती थी, और वो जो एक बिलीव होता था एज ए कैप्टन, वो बार बार ये दोहराते रहते थे कि हमने जीतना है, हमने जीतना है, हमने जीतना है, हमने जीतना है, बिलीव करो, तुम यकीन रखो इस चीज़ को। पर तो वो बिलीव बढ़ता गया। बड़ा उस वक्त असल में हकीकत उस वक्त सामने नजर आई जब हमने ऑस्ट्रेलिया वाले मैच से पहले एक बड़ी आउटस्टैंडिंग मीटिंग की, जिसमें
सारे लड़कों ने, इवन मैं सबसे जूनियर मोस्ट प्लेयर हूँ, तो मुझसे भी पूछा है इमरान मैंने कि भाई तुम क्या करना चाहते हो इस वक्त, ये लास्ट होप है ये मैच। तो मैंने भी अपनी तरफ से वर्ड्स दिए कि हाँ मेरी पूरी ख्वाहिश है कि मैं 100% एफर्ट करूँगा जितनी भी मेरे अंदर है कैपेसिटी। हर प्लेयर ने एक अपनी कमिटमेंट दी और हम वो जब मैच जीते तो हकीकतन अली ऐसा लग रहा था कि अब हमें इन टीमों में से कोई टीम नहीं रोक सकती वर्ल्ड कप जीतने लेकिन से। इसमें मैं आऊँगा ऑस्ट्रेलिया के मैच पे, क्योंकि उसके बाद भी हम डिपेंडेंट थे कि वेस्ट इंडीज़ का जी हाँ, जो मैच था वो क्या होता है। इंडिया से जो मैच आ रहे हैं मोइन भाई वर्ल्ड कप में 92 के वर्ल्ड कप में, उसके बाद से ऐसा क्या हुआ कि आज तक हम इंडिया से वर्ल्ड कप में नहीं जीत सके? यार एक ये साइकोलॉजिकल आप कह रहे हैं, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है। इंडिया की टीम हमारे से हमेशा हर वर्ल्ड कप में, अगर आप पिछले 2 वर्ल्ड कप आप देख लें तो मैं कहूँगा कंपैरिजन करेंगे तो इंडिया की टीम बेहतर थी हमारी। बट एज अ टीम उसने हमेशा हमारे खिलाफ अच्छा परफॉर्म किया, टाइमली परफॉर्म किया, और स्पेशली वर्ल्ड कप का नेचुरली एक प्रेशर होता है तो एक साइकोलॉजिकल बैरियर कह लें आप इसको। मेरा नहीं ख्याल कि उसके अलावा कोई ऐसी अली बात है, ऐसी स्पेसिफिक या ऐसी कोई ख़ास बात है जिसकी वजह से। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, उस मैच से जब भी हम हारे थे 99 में भी, अगर आपको याद हो तो 99 में भी हम जीतते जीतते हार गए थे वो मैच। वो प्रसाद ने परफॉर्म कर जी दिया। हाँ, वहाँ पे मैं भी खेल रहा था, एक बस गलत शॉट लग गया, लेकिन मैच का मोमेंटम बनाने में मैंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, बट अनफॉर्चुनेटली हार गए। तो वो एक साइकोलॉजिकल मेरा ख्याल है बैरियर है, और अदरवाइज और कोई ऐसी चीज़ नहीं। और मैं हमेशा, जैसे मैं अभी कह रहा था, कि मैं ये कहता हूँ हर आने वाली टीम को उसके बाद जिसने भी खेला कि भाई टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, टेक इन एज एन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज कि आपका हिस्ट्री में नाम आएगा कि जिसने ये हिस्ट्री चेंज की वर्ल्ड कप के मैचेस, वो टीम बनी, आप उस टीम का मेंबर हुए जिसने वर्ल्ड कप के मैचेस में इंडिया को हराया, तो आई डोंट नो, यंगस्टर्स अभी भी वो शायद मेरा ख्याल है एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। बट अब आप कंपैरिजन दोनों टीमों का करेंगे, मैं समझता हूँ कि अब इंडिया की अच्छा टीम मोइन भाई, मुझे ब्रेक हमसे पे बहुत जाना है, बेहतर मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन क्विकली मुझे बताइएगा, रमीज भाई ने ये कहा कि 99 की जो टीम थी वो हमारी 92 की वर्ल्ड कप की टीम को 10 विकेटों से हरा सकती थी, इतनी ज़बरदस्त टीम थी है। बिल्कुल ऐसी हकीकत है, क्योंकि हमारी टीम में काफ़ी इंजरीज थी, हमारा कॉम्पोजिशन अच्छा नहीं था 92 में। 99 की मैं समझता हूँ कि अब जितने भी कंपैरिजन कर लें पाकिस्तान की टीम, सबसे बेस्ट कंपोज टीम थी, जिसमें वक़ार यूनुस, सलीम मलिक, मुश्ताक अहमद और मोहम्मद यूसुफ बाहर बैठे हुए थे। ठीक है, मोइन भाई के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। 1992 के वर्ल्ड कप को भी हम डिस्कस करेंगे, साथ साथ बात करेंगे इनके कैरियर के हवाले से, इनके कोचिंग कैरियर के हवाले से, और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और मोइन खान साहब के साथ बातों का सिलसिला जारी है। मोइन भाई, अब 92 के वर्ल्ड कप की हम बात करते हैं, वो मशहूर ज़माना मैच आ जाता है जो ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान के लिए डू और डाई मैच था। पाकिस्तान वो जीता, वहाँ पे आमिर सुहेल ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, फिर न्यूजीलैंड किसी से नहीं हार रहा था, वहाँ जाके फिर रमीज़ राजा साहब ने सेंचुरी स्कोर कर दी। ये ज़रा बताइए, नॉकआउट स्टेज पर जो सफ़र था ये। मैंने जैसे आपको अभी जिक्र किया कि एक बड़ी कहना चाहिए कि यादगार मीटिंग थी, जिसमें सबने, हर प्लेयर ने, हर इंडिविजुअल ने ये कमिटमेंट दी थी कि ही इज़ गोना परफॉर्म एंड विल गिव 100%। यही वो अप्रोच होती है बेसिकली, जब आप 100% का सोचते हैं, अपनी जितनी भी कैपेसिटी है, हाई इंटेंसिटी पे आप मैच खेलते हैं, तो आप मोर और लेस 50 to 60% पे आपकी परफॉर्मेंस सामने आती है, या वो कमिटमेंट सामने आती है, वो टीम वर्क नज़र आता है टीम में, इसी वजह से। और वो टीम वर्क उस दिन था मौजूद, और उस टीम वर्क की वजह से जो हम विक्ट्री हमने हासिल की, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना बहुत बड़ी बात होती है हमेशा, हमेशा इस विक्ट्रीज़ की बड़ी अहमियत भी रही है। तो वो अहमियत इस वजह से भी थी, वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम को पर्थ पे हराया, पर्थ जो फास्टेस्ट विकेट थी, तो उससे जो कॉन्फिडेंस गेन हुआ ना, वो आउटस्टैंडिंग था। यानी ऐसा कॉन्फिडेंस गेन हुआ, जैसे मैंने कहा कि उसके बाद हकीकतन अंदर से फीलिंग आ रही थी कि अब हमें कोई नहीं हरा सकता। न्यूजीलैंड की टीम का जैसे आपने जिक्र किया अली, न्यूजीलैंड की टीम सारे मैचेस जीती हुई थी, पाकिस्तान वो वाहिद टीम थी जिसने उसको पूल मैच भी हराया और फिर सेमीफाइनल भी हराया, और ये उस ही बिलीव की वजह से था कि रमीज भाई ने इतनी आउटस्टैंडिंग किस्म की इनिंग खेली। पहले मैच में सेंचुरी बनाई उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ, और फिर इतना बड़ा पहाड़ जैसा टोटल हमने सेमीफाइनल में चेस किया पूरी आवाम से। अच्छा, उस टोटल पे मैं आता हूँ, जब पाकिस्तान की टीम स्ट्रगल कर रही थी और इंजमाम ने जाके बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली, उस वक्त ड्रेसिंग रूम का क्या माहौल था? ड्रेसिंग रूम में मुझे याद है कि मैं शायद अंदर बैठा हुआ था उस वक्त, मैं पैड करके टीवी पे मैच देख रहा था, टेंस था मेरा उस वक्त, हिम्मत नहीं हो रही थी ग्राउंड में बाहर जाके
ऊपर जो टीम का डग आउट होता है या ड्रेसिंग रूम होता है, एक ये इंटरनल ड्रेसिंग रूम होता है, वो ऊपर था थोड़ा। तो मैं टीवी पे मैच देख रहा था, तो उस वक्त तो कोई भी इधर ड्रेसिंग रूम में नहीं था। बट हाँ, मैं अपनी ज़रूर फीलिंग आपसे शेयर कर सकता हूँ कि उस वक्त सिर्फ मैं ये दुआ कर रहा था, और जिस तरह मोमेंटम बनाया था इंजी ने, कि मैं ये सिर्फ दुआ कर रहा था कि यार अल्लाह मियाँ इस वक्त अगर पाकिस्तान जीते तो मैं क्रीज पे मौजूद हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियाँ ने उस वक्त ये बात सुन ली, और बाकी पाकिस्तान जब जीता तो मैं क्रीज पे मौजूद था और एक बड़ा विनिंग स्ट्रोक मारा। बाकी लड़के नेचुरली सारे टेंस थे, बट टेंस इसलिए थे कि मैच की टेंशन थी, बट एट द सेम टाइम बैक ऑफ देयर माइंड वो कॉन्फिडेंस मौजूद था। जिस तरह मोमेंटम बना था उस मैच के अंदर, सबने, स्पेशली जावेद भाई ने जिस तरह एंकर रोल प्ले किया, फिर वो मोमेंटम जो इंजमाम ने दिया, इंजमाम उस इनिंग की वजह से माशाल्लाह इतना बड़ा सुपरस्टार बना, तो वो एक इंस्टेंट एनर्जी थी टीम के अंदर, जो हमारे जहनों में आ गई कि अब हम जीत जाएंगे। मेरे अंदर भी फीलिंग आने लगी कि मैं बैठा दुआ कर रहा था कि यार अब सिचुएशन तो अच्छी आ गई, अब अल्लाह मियाँ ठीक है, मुझे ये मौका मोइन भाई वो शॉट क्या था, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आपको यकीन था कि छक्का हो जाएगा? क्योंकि आपको मैंने देखा अंडर 19 से, मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, इवन अभी आप वेटरन्स खेलते हैं, वो आपका बड़ा पक्का शॉट है जो आप मिड विकेट पे मार देते हैं, ऑफ की बॉल से लेके मिड विकेट पे। वो क्या शॉट था? वो असल में वो शॉट इसलिए यूनिक लगता है कि लोगों को पता ही नहीं था कि मैंने वो शॉट मैं कैसे मारता हूँ। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था, बट मेरी हमेशा ये स्ट्रेंथ रही है। वो ऐसा लगता है कि आप मिड विकेट मारने जा रहे हैं, बट एट द एंड बल्ला हल्का सा स्लाइस होता है, एंगल करता हूँ। अच्छा, डेलिबरेटली खेला था वो शॉट? डेलिबरेटली खेला, बिकॉज कि मैं जिस वक्त खड़ा हुआ था, स्टांस लिया था, और इत्तेफाक से इमेजिनेशन ये थी, और मैं दुआ भी करता कि अल्लाह मियाँ यहाँ मिल जाए बॉल। ऐसी इत्तेफाक से, यानी जब मेरा सर उठा तो मुझे बिल्कुल एक्स्ट्रा कवर में ऐसा लगा कि बाउंड्री बिल्कुल मेरे सामने। तो जब बॉलर भाग रहा था तो बस मैंने दुआ की कि अल्लाह मियाँ यहाँ बॉल मिल जाए, मैं इसको ऐसी पुश कर दूंगा। वो इत्तेफाक की बॉल है कि उसी जगह बिल्कुल जो इमेजिन किया था वहाँ बॉल मिल गई। मैं आया, लोगों ने कहा यार पता नहीं मिड विकेट मारने गया था ये शॉट और ये शॉट लग गया। नहीं, बिल्कुल इंटेंशनली मैंने मारा था, तो हल्का सा एंगल किया था, और एक्स्ट्रा कवर में वो बड़े जो सबसे बड़ा स्टैंड ऊपर वाला था उसमें जाके बॉल गिरी थी। यानी वो किसी नॉर्मल ग्राउंड में भी अगर वो गेंद जाती तो यानी छक्का ही होना था। फाइनल क्या बताइएगा मोइन भाई के? फिर इसको हम रैप अप करते हैं इस वर्ल्ड कप को, कि फाइनल खेले, फिर इमरान भाई थोड़ा स्लो भी खेले उसमें, थोड़ा सा रन्स भी मुझे लगता है कि कम थे, लेकिन फिर भी जीत गए, तो कुदरत साथ थी। रन्स कम नहीं थे उस जमाने में। आपको याद है कि 249 एक बड़ा स्कोर होता था, बिकॉज के 5 रन का एवरेज इतना इजी नहीं होता था, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे तेज पिचेस थी, बाउंसी ट्रैक्स थे, इट वॉज एन ईजी टू चेज। और ये पूरा प्लान करके इमरान भाई ने किया था कि जिस वक्त इमरान भाई गए और 1 डाउन उन्होंने बैटिंग किए, प्लान यही था कि जाके बॉल को पुराना करना है। उसमें हम लकी भी रहे, एक आधा जो डिसीजन था वो हमारी फेवर में गया। लाइक कि अगर हम अब बाद में देखते हैं उसको, जब भी वो LBW प्रिंगल की बॉल पे जो सर पीटते पटकते रह गए थे कि भाई वो दिया नहीं, तो ये एरर्स तो होते हैं, हमेशा क्रिकेट में चलते हैं। तो वो पर्पसली इमरान भाई गए थे 1 डाउन, जाके बॉल उन्होंने पुराना किया, और एट दी एंड आपने देखा कि जिस तरह वसीम भाई ने और इंजी ने उस मैच में भी वो स्कोर को, यानी ये मतलब आपकी प्लानिंग का एक स्ट्रेटजी का हिस्सा था, स्ट्रेटजी का हिस्सा था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जैसे कहा ना कि ऑस्ट्रेलिया के बाद हर चीज़ ही अली क्लिक करना शुरू हो गई थी, हर डिसीजन अच्छा हो रहा था। यही वजह थी, इमरान भाई गए, बॉल पुराना किया, इंजी को जब मौका मिला उसने रन किए, और वसीम भाई ने भी एक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। ऑलराइट, ये तो था वर्ल्ड कप का सफ़र जो मोइन भाई ने यकीनन बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप तक पहुंचाया। अब थोड़ी सी बात करेंगे इनसे, इनके कैरियर के हवाले से, इनके कोचिंग के कैरियर के हवाले से। मोइन भाई, बतौर कोच किस तरह आप एंजॉय कर रहे हैं? क्योंकि मेरी बहुत सारे प्लेयर से बात होती है जो आपके साथ क्रिकेट खेलें, उनसे जब मैं पूछता हूँ बतौर कैप्टन आपने किसकी कैप्टनसी में एंजॉय किया, तो आपका नाम लेते हैं। ये मैं आपके सामने नहीं कह रहा, ये होता है, ये लोग कहते हैं। तो एज ए कोच आप खुद कितना भी इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स, फिर लंका ग्लैडिएटर्स को अभी आपने कोच किया, कितना इस फील्ड को एंजॉय कर रहे हैं? हमने तो यही सीखा है अपने कप्तानों से, चाहे वो इमरान भाई हों, जावेद भाई हों या वसीम भाई हो। वसीम भाई का क्योंकि मैं वाइस कैप्टन रहा हूँ बहुत अरसे तक, तो जिस तरह वो अपनी टीम को लुक आफ्टर करते थे, उनको एंजॉय कराते थे, घुमाने फिराने ले जाना ऑफ द फील्ड, और इन द फील्ड बिल्कुल टोटली प्रोफेशनल, एंजॉय भी करते थे एट द सेम टाइम, हंसी मजाक भी होता था, बट गुस्सा भी होता था। यही वो चीज़ थी जो मैंने अपने करियर में सीखी, अप्लाई की। बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। बेसिकली ये एक लर्निंग प्रोसेस होता है, मेरे लिए भी था। वसीम भाई की कप्तानी में मैंने कुछ सीखा, और फिर मैंने यंगस्टर्स पे अप्लाई किया, बिकॉज के वसीम भाई, मैं समझता हूँ मेरे करियर में वसीम भाई का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मुझे बनाने में, निखारने में, बेहतर प्लेयर बनाने में, बेहतर इंसान बनाने में।
बहुत बड़ा एक उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। इसी तरह मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मैं भी ये चीज़ आने वाले यंगस्टर्स में ट्रांसफ़र करूँ। मेरे अंडर जैसे सकलैन खेला है, रज़ा खेला है, शाहिद अफरीदी खेले, ये लोग अज़हर महमूद खेला है, ये सब बड़े पाकिस्तान के अच्छे नाम हैं जिन्होंने परफॉर्म किए। बेसिकली डिपेंड ही करता है कि आपको प्लेजर आना चाहिए, अपने प्लेयर्स की परफॉर्मेंस का मज़ा लेना चाहिए, उसकी खुशी करना चाहिए और मीडिया में बैक करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो इस वजह से कोशिश होती थी कि अपने प्लेयरों को सपोर्ट करूं, बैक करूं और किसी को पर्सनलाइज करके क्रिटिसाइज ना करूं पब्लिकली, स्पेशली यही वो चीज़ होती है जब आप किसी की रिस्पेक्ट का ख्याल करते हैं तो वो इंसान आपकी कप्तानी में एंजॉय करना शुरू कर देता है। अब जहाँ तक मेरा कोचिंग कैरियर है उसमें भी नेचुरली अब मैं खेल चुका हूँ अली, सिंपल सी बात है, अपना कैरियर गुजार चुका हूँ। आजकल जो क्रिकेटर्स खेल रहे हैं वो आज के स्टार्स हैं। ये सबसे पहली चीज़ तो इसको एक्सेप्ट करना है आपको कि मैं अब कुछ नहीं हूँ, यही है, इन्हीं से मैंने काम लेना ना। मैं डांट डपट करूँगा या फोर्स करूँगा, कभी भी आप परफॉर्मेंस किसी से नहीं ले सकते। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल एंड कॉमन सेंस कि आप गिव रिस्पेक्ट, अर्न परफॉर्मेंसेज, यही तरीका है अच्छी परफॉर्मेंस निकालने का, किसी को कॉन्फिडेंस देने का, ताकि वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। कितना एंजॉय किया क्वेटा ग्लैडिएटर्स को, या किसी और टीम से आपको कोचिंग की ऑफर आई, फ्रेंचाइज किसी और ने ऑफर की? फ्रेंचाइज टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी मेरा मतलब है कि वो चीज़ ही किसी को कहना चाहिए कि एक मौका ही नहीं दिया कि कोई मुझे ऑफ़र करे, क्योंकि लोग मुझे जानते नेचर वाइज भी कि मैं पीआईए से मुंसलिक रहा, तो पीआईए से ही मुंसलिक रहा सारी ज़िंदगी। अपनी एकेडमी से मुंसलिक हूँ तो अपनी एकेडमी से, कोयटा ग्लैडिएटर से मुंसलिक, लॉयल हैं। ऑफ कोर्स होना चाहिए ना बंदे को लॉयल्टी। जब तक लेकिन नहीं इसमें आएगी- इसमें अब मैं प्रोफेशनलिज्म कहाँ आता है? जिंदगी में 2 क्लब से खेला मैं, एक खुदादा जिमखाना, एक नॉर्दर्न जिमखाना। और नॉर्दर्न जिमखाना मैंने उस वक्त ज्वाइन की जब वो खुदादा जिमखाना बंद हो गई थी इस वजह से। तो ये लॉयल्टी बहुत ज़रूरी होती है बिकॉज कि आपकी लेकिन मोइन ownership भाई, होती है। अगर दूसरे एंड से देखते हैं फिर प्रोफेशनलिज्म आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा, अगर कोई आपको टीम अच्छा को ऑफर कर दी है तो आपको फिर वहाँ जाना चाहिए? ये प्रोफेशनलिज्म, ये तो पैसों की बात हो गई ना कि आपको पैसे किसी ने ज़्यादा ऑफर कर दिए, तो पैसे ही तो प्रोफेशनलिज्म नहीं है, नो डाउट। वो एक कमर्शियल एक्सपेक्ट ज़रूर होता है। अगर आपकी नीड पूरी हो रही है उस पैसे में जो आपको ऑफर हो रहा है और आप समझते आप सेटिस्फाइड हैं उस जॉब को करने में, और आपके ओनर जो आपके मैनेजमेंट है वो सेटिस्फाइड है एंड दे आर हैप्पी विद इट, तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन क्या हो सकती है। और एट द सेम टाइम आपकी टीम ने परफॉर्म बहुत अच्छा किया, हमारी टीम ने परफॉर्म बहुत अच्छा किया। सो मेरा ख्याल है कि इसी वजह से मेरी अपनी एक नेचर बन गई है कि मैं जहाँ जाता हूँ कोशिश, जब आप 100% देते हैं तो आपको इधर उधर देखने अच्छा, की बहुत सारे लोग बात ज़रूरत नहीं करते हैं, पड़ती। बहुत सारे लोग बात करते हैं जो कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, वो फैमिली एनवायरनमेंट है। इसको किस तरह से मेंटेन रखते हैं? आप हैं, नदीम उमर हैं, या आपके साथ नबील हैं, या आज़म खान हैं? बहुत ही इजी काम है। आप जिस तरह घर में रहते हैं, घर में आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। आपका एक बड़ा भाई होता है, एक बड़ी बहन होती है, एक छोटी बहन होती है, माँ बाप होते हैं। इसमें उनकी- छोटी बहन उनकी- कौन है और बड़ी बहन कौन है? उनके अपने अपने लेवल है नेचुरली। अगर फादरली फिगर देखेंगे तो नदीम भाई ऑफ कोर्स दी ओनर। एंड जब इंसान इतना मुखलिस, जो टीम का कहना चाहिए जो फादरली फिगर है, फादर है, वो जब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते किसी किस्म की, तो वही चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी ना आपकी टीम के अंदर। और यही वजह है कि हमारा इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है कि कभी बैक बाइटिंग नहीं होती, कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया जाता मीडिया में जाके, पर्सनलाइज नहीं किया जाता, वो रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हैं। तो इस वजह से जो है ये एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना हुआ है और मेरा ख्याल है कि यही बॉटम लाइन होनी चाहिए। अच्छा, पीएसएल का पहला एडिशन, आज़म खान का पिक, कितना आपने जब उसको पिक किया, आपके जहन में थी ये चीज़ कि आपको जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, बात की जाएगी? मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने नहीं पिक किया उसको, ना मैंने फोर्स किया कभी, ना मैं कभी किसी को कहता हूँ कि इसको पिक करो या इसको सिलेक्ट करो। भाई मैं क्रिकेट खेला हूँ, सिंपल सी बात है, इसको इसकी परफॉर्मेंस से सिलेक्ट करना है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। वो यही सिखाया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो परफॉर्म कर रहा है। उसने आज अपनी जो भी वर्थ बनाई, जितनी भी 2% कह लें, 1% कह लें, उसने अपनी मेहनत की वजह से बनाई है, अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से बनाई, मोइन खान की वजह से। तो उसको एक एडेड एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। मीडिया उसको कभी तो बिल्कुल माशाल्लाह ऐसे उठाता है और कभी कुछ लोग ऐसे भी हैं वो पर्सनलाइज करते हैं जी मोइन खान का बेटा इस वजह से चांस मिल गया, बट हकीकतन ऐसी बात नहीं है। हर प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस से खेलता है, अपनी परफॉर्मेंस से अपने कैरियर को बचाता है और उसको परवान चढ़ाता है। तो मेरा ख्याल है कि आज़म की जो सिलेक्शन हुई थी पहली दफ़ा, उसमें मेरा कोई रोल नहीं था। नदीम भाई ने पर्सनली इसको उमर एसोसिएट से खिलाया था, रमज़ान का टूर्नामेंट मेरे ही, उसमें 2 मैचेस जिताए थे, 2 दफ़ा मैन ऑफ द मैच हुआ था। इसने कीपिंग की थी बिकॉज सरफराज उस वक्त अवेलेबल नहीं था, सरफराज पाकिस्तान टीम का कैप्टन था, वो बिजी था।
तो वहाँ जब नदीम भाई ने देखा तो नदीम भाई ने कहा कि यार इससे अच्छी मेरे लिए कोई चॉइस नहीं होगी एज अ यंगस्टर, अब मैं टीम में रखूंगा। मैंने कहा नदीम भाई आप देख ले। मैंने कहा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने कहा इससे पहले कि लोग बोलेंगे ये अपने बेटे के लिए बोल रहा है, आपको परफॉर्मेंस अच्छी लगी, आप कन्विंस हैं, आप प्लीज रखें, आई एम विद यू। ठीक है। खत्म हो गई बात। कितना प्रेशर होता है आजम के ऊपर आपका डगआउट में बैठना, और आप पे कितना प्रेशर होता है आजम का पिच पे खेलता है उसको देखना? मैं तो अक्सर जिक्र करता हूँ, मैं अपने खेलते हुए अल्लाह मियां को इतना याद नहीं करता था जितना नेचुरली एक फीलिंग होती है, एक एफिलेशन होती है, यही हकीकत है। नो मैटर अबाउट कि आप ये बोलें या मैं ये बोलूँ हिचकिचाऊँ या लोग सोचेंगे कि यार अपने बेटे के लिए दुआ कर रहा है बैठा हुआ। मैं तो खैर करता तो सबके लिए हूँ, बट नेचुरली कुछ ज़्यादा कुदरती तौर पे, बिकॉज जैसे आपने प्रेशर की बात की, ये प्रेशर ही है, यही प्रेशर है। जिस लोगों को नहीं पता कि प्रेशर क्या होता है, यही प्रेशर होता है। चाहे आपकी औलाद खेल रही हो या आपका एक प्लेयर खेल रहा हो, आपको मैच जीतना हो, आप खुद खेल रहे हो, आपने बैटिंग में परफॉर्म करना हो, आपने कीपिंग में परफॉर्म करना है, तो प्रेशर आता है। प्रेशर ऐसे ही होता है। तो आई थिंक प्रेशर तो बहुत होता है एज अ फादर, बट एट द सेम टाइम सेटिस्फेक्शन भी होती है जब वो परफॉर्म करता है, तो दिल चाहता है उसको प्यार किया जाए और खुशी मनाई जाए। खुशी में ऐसे सेलिब्रेट नहीं करता, बट अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ दिल ही दिल में, और सेटिस्फाइड फील करता हूँ कि यार शुक्र है मेरे बेटे ने अगर मेरी लेगेसी को कंटिन्यू कर रहा है, तो नेचुरली एक इत्मीनान मिलता है एज अ फादर, यू नो, कि आपने अपने और फिर एज ए कोच भी आपको सेटिस्फेक्शन होता होगा डेफिनेटली, आपने क्रिकेट फील्ड को दिया। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं मोइन खान साहब से, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग अभी कैंसिल हुई है, पोस्टपोन हुई है, इस हवाले से भी बात करेंगे। साथ साथ जब मोइन खान खेलते थे तो इनकी बड़ी राइवलरी थी राशिद लतीफ़ के साथ, और एक वक्त में दो बड़े ज़बरदस्त विकेट कीपर पाकिस्तान को दस्तियाब हुए। लेकिन आज हम बात करते हैं सरफराज और रिजवान को लेकर, इस पर इनकी क्या सोच है, ये सब कुछ जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू इस वक्त मोइन भाई के साथ जा रही है। मोइन भाई, अब आज़म की हमने बात की है और अब परफॉर्म कर रहा है, अब सभी कह रहे हैं इसको पाकिस्तान की टीम में होना चाहिए, लेकिन कुछ आपके साथ ही क्रिकेटर्स हैं जो आपके साथ, आपके बल्कि इवन वेटरन्स की टीम का भी हिस्सा है, वो ये कहते हैं कि अगर आपका बेटा नहीं होता तो इसको तो कोई ग्राउंड में नहीं आने देता। मेरा ख्याल है मैंने अभी आपको बड़ा क्लियर बताया कि अपनी परफॉर्मेंस से खेल रहा है वो, मेरी वजह से नहीं। मैं देखें इंसान धक्का दे सकता है, बट ग्राउंड में जाके प्लेयर का काम है परफॉर्म करना। वो परफॉर्म नहीं करेगा, सिंपल बाहर हो जाएगा। मैं आज भी ये कहता हूँ और इस बात पे कायम हूँ, अगर वो कल परफॉर्म नहीं करेगा वो टीम से बाहर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। वो मेहनत करेगा, परफॉर्मेंस करेगा, तो इस चीज़ को मेंटेन रख सकता है या इसको अपनी करियर को आगे बढ़ा सकता है या बेटर परफॉर्म कर सकता है। तो कहने वाले तो कहते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, बट वो उसने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है माशाल्लाह। और ना सिर्फ यहाँ बल्कि लंका प्रीमियर लीग में, हर जगह लंकन प्रीमियर लीग में, दुनिया की लीग्स बुला रही है, कोई किसी को कितने सिफारिश पे खिला देगा। मेरे कहने पे लंकन प्रीमियर लीग में चला जाएगा, T10 में मैं रखवा दूंगा। T10 में भाई लोग प्रोफेशनल हैं, लोगों ने देखा, परफॉर्मेंस अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको, और उसको कॉन्फिडेंस मिल रहा है, यू नो, जिस लेवल पे खेलता जा रहा है माशाल्लाह परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। सो आई एम ग्लैड एंड सेटिस्फाइड के सही डायरेक्शन में जा रहा है। अब एज ए कोच सेटिस्फाइड, एज ए फादर सेटिस्फाइड? नहीं, एज अ कोच तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं बिल्कुल, बट एज अ फादर सेटिस्फाइड हूँ। हाँ, कि इसने अपनी इज्जत बनाई है, इसका नाम लिया जा रहा है और अपनी मेहनत से लिया जा रहा है। मेरे बेटे होने के नाते ये चीज़ें नहीं हो रही, वो ग्राउंड में परफॉर्म कर। ठीक है। अच्छा मोइन भाई, अब बात हम कर रहे थे कि जब जिस तरह सरफराज की और रिजवान को लेके लोग बात कर रहे होते हैं, आप क्या समझते हैं कि आपकी भी बड़ी राइवलरी थी राशिद लतीफ़ के साथ, उस वक्त तो लोग ऐसी शायद बातें नहीं करते थे, आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? आई थिंक अभी तो मैं समझता हूँ रिजवान ने जिस तरह परफॉर्म किया, रिजवान बहुत आगे निकल गया इस वक्त सरफराज से, और सरफराज को किसको कम्पीट करने के लिए, जैसे रिसेंटली अभी मैचेस हुए थे, जिस तरह वो जान मार रहा था ना, तो वो चीज़ वो नज़र आ रही थी झलक। वो जो आपने फ्लैशबैक में मुझे लेके गए ना राशिद के साथ, जो मेरा कंपटीशन रहता था, और अल्टीमेटली पाकिस्तान को फायदा था उसका। ऑफ कोर्स होना भी चाहिए। तो हमेशा पाकिस्तान को, पीसीबी को चाहिए पैरेलल कोई ना कोई विकेट कीपर आपको साथ रखना चाहिए, बिकॉज उसके एक टीम में एक विकेट कीपर। लेकिन फिर मोइन भाई, आपने फिर स्टेटमेंट क्यों दिया? आप सरफराज के पीआईए के भी कैप्टन हैं, वहाँ भी आपके मेंटोर है बल्कि आप सरफराज के, आपने एक जब सरफराज से मुश्किल वक्त आया तो आपने ये स्टेटमेंट क्यों दिया कि सरफराज एक बुज़दिल कप्तान है या सरफराज छोड़ दे कप्तानी अगर मैनेज नहीं कर सकता चीज़ों को? बुज़दिल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया होगा मैंने कभी भी, या मीडिया में गलत आया हो सकता है। आई डोंट नो, मेरा कहीं रिकॉर्ड पे आई डोंट थिंक सो ये लफ्ज़ पर्टिकुलरली मैंने यूज़ किया होगा, बिकॉज मैं कायल, या शायद आपने ये कहा कि बुज़दिली से कप्तानी ना करे। हाँ, बुज़दिली से कप्तानी ना करे, ये चीज़ हो सकता है मैंने कही हो, बट सरफराज की स्ट्रेंथ ही उसकी ब्रेवरी थी। ठीक है,
जो कि पिछले 2 साल में मुझे नज़र नहीं आई। ये मैंने उसको खुद भी समझाया एज अ कोच, एज अ मेंटोर, एज अ बड़े भाई कह लें, और मैं उसके लिए एक फादरली फिगर हूँ हमेशा। और उसको गाइड किया है मैंने, उसको हमेशा मैं प्रमोट सिर्फ इसलिए किया है कि वो अच्छा प्लेयर है, उसके अंदर स्किल है, उसके अंदर ब्रेवरी है, उसमें नज़र आता है कि भाई ये कुछ पाकिस्तान के लिए कर सकता था इसलिए। बट वो पिछले 2 साल में मैंने देखा कि हाँ वो थोड़ा सा नेचुरली, जब से हमने देखा कि सरफराज बाहर हुआ, उसके तमाम करीबी लोग जिनको सपोर्ट करके उसने क्रिकेटर बनाया, तो मैं से भी ये समझाता हूँ कि देखो कोई किसी के लिए बेटा सामने खड़ा नहीं होता, आपको आपकी परफॉर्मेंस ही खड़ा कर सकती है, आपको आपका एटीट्यूड ही मेंटेन कर सकता है उस जगह पे। तो उस चीज़ को चेंज ना करो, उस चीज़ को चेंज करोगे तो आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। अगर आप आज टीम में नहीं हैं तो मैं बोलता हूँ कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपने कमबैक किस तरह करना है, आपने हर एक से नाता छोड़ के क्रिकेट पे फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज कि आप जब तक ये चीज़ नहीं सोचेंगे आप कैसे कमबैक करेंगे। आपको लगता है कि सरफराज पे जो तनकीद हुई है इसका जो इम्पैक्ट है कोयटा ग्लैडिएटर्स पे भी आया, क्योंकि लास्ट सीजन में भी कोयटा की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, हालांकि बड़ी अच्छी टीम रही है आपकी, इस सीजन में भी कोई ज़्यादा मैं तो खातिर ख्वाह नहीं तनकीद को रही। हमेशा बड़ा पॉजिटिव लेता हूँ, और मैं तो जिस तरह का रीज़न क्या समझते हैं परफॉर्मेंस का डिक्लाइनिंग जो एक आई है, फेज आया है? एज के साथ साथ होता है ये चीज़ें, और दूसरी नहीं टीम की परफॉर्मेंस। अरे टीम की परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स, एक तो हमारी टीम की परफॉर्मेंस क्लिक नहीं कर सकी, मेरा ख्याल है टीम बहुत अच्छी फॉर्म हुई थी। अगर ये कोई कहे कि सिलेक्शन अच्छी नहीं हुई तो मैं नहीं मानता इस बात को। नदीम उमर ने कहा है सिलेक्शन अच्छी नहीं दी। नदीम भाई की अपनी सोच है, नदीम भाई की, वो मैं उनसे डिनाई नहीं करूंगा, उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, बट हम टाइमली क्लिक नहीं कर सके। टॉम बेंटन दुनिया की अच्छे प्लेयरों में से, अच्छे टॉप ऑर्डर में से आता है, नहीं चला, क्या करें, मजबूरी। साइम अयूब को हमने ओपन कराई, नहीं चला, क्या करें, बट वो अपने जिस लेवल पे वो खेलता है, इमर्जिंग लेवल पे वो परफॉर्म करता है, तो इसी तरह यंगस्टर, अगर हमारी बॉलिंग लाइनअप, नसीम शाह नहीं चला, हसनैन का जो कैलिबर है, हसनैन ने उस तरह परफॉर्म नहीं किया। असल में हमें अनफॉर्चुनेटली, विदाउट पॉइंटिंग आउट एनी नेम, ओवरऑल हमारी बॉलिंग वो स्ट्रेंथ नहीं थी जो होनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली जो नाम है उस नाम के हिसाब से परफॉर्मेंस वो वाली नहीं थी, तो जिसकी वजह से मैं समझता हूँ इतना बड़ा बड़ा स्कोर करके भी हम डिफेंड नहीं कर सके। मुन भाई इमर्जिंग में क्या प्रॉब्लम है? चलें ठीक है, जब आजम खेल रहा था, जब समझ में आ रही थी कि आपने प्लेयर डेवलप करके पाकिस्तान को देना है, दूसरा इमर्जिंग प्लेयर उसकी जगह नहीं बन पा रही। अब साइम अयूब जो आपकी अंडर 19 क्रिकेट है या क्लब क्रिकेट है उसमें भी ओपन नहीं करता, आपने इतनी बड़ी लीग में उसको ओपन करा दिया, फिर जो आपका दूसरा इमर्जिंग प्लेयर है उसको भी पता होता है कि मैंने बेंच पे ही बैठना है, और हम सबको भी पता होता है कि उसको बेंच पे ही बैठना है, इसका क्या रीज़न है? असल में हमने देखे चांस लिए, और मोर और लेस वो ओपन करता रहा, क्लब क्रिकेट में भी वो ओपन किए, हर लेवल पे उसने ओपन किए, ये ना कहें कि अब वो ओपन उसने कभी नहीं, पावर प्ले पावर हिटिंग नहीं है वो उसकी। है, कोई ऐसी बात नहीं, बट जो टीम फॉर्मेशन बन रही थी उसके अली नंबर 6 पे आना या नंबर 7 पे आना वो बनता नहीं था, क्योंकि स्ट्रांग नहीं है वो। तो हमने एक चांस लिया था कि उसको ऊपर खिलाया जाए, ऊपर से अगर वो चल जाता है या अच्छी इनिंग खेल देता है, या चलो बॉल भी पुरानी कर देता है, उसके साथ जो बैट्समैन है वो अपने एक कॉम्पोजिशन होता है ना, एक जरा नॉर्मल लेके चल रहा है और एक मार रहा है। अनफॉर्चुनेटली मैं बोल रहा हूँ एज अ टीम ही हम क्लिक नहीं हुए। ठीक है, क्रिस गेल क्यों नाराज़ हैं आपसे? वो कहते हैं आप बहुत बोलते थे, आप विकेटों के पीछे से उनसे। नाराज नहीं है, उसने बड़ा प्रेज किया मुझे भारत, और बड़ा खुश रहा है मेरी कोचिंग के अंदर, एंड ही रिस्पेक्ट मी एंड आई आल्सो रिस्पेक्ट हिम, बिकॉज ही इज द टॉप एवर बैट्समैन ऑफ दिस फॉर्मेट, स्पेशली T20 के लिए। तो मुझे तो कभी ऐसी फीलिंग नहीं, आपसे पहली दफ़ा सुनी कि वो नाराज़ है। वो तो खैर आपसे एक मजाक का रिश्ता, इसलिए मैंने इस तरह पूछा। सिलेक्शन कमेटी से मुतमईन है आप? इस फॉर्मेट से मुतमईन है या आप समझते हैं इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए? नहीं, अभी यार थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। हम अभी सिलेक्शन कमेटी बनती है, हम बातें करना है, भाई थोड़ा सा टाइम दे दें। पहले लोगों को टाइम दिया, मिसबा को टाइम दिया, अनफॉर्चुनेटली वो प्रोडक्टिविटी नहीं आई नज़र सामने। इस वजह से तमाम क्रिकेटर्स ने ही मिलकर क्रिकेट बोर्ड को पुश किया कि आप सिलेक्शन कमेटी बनाएं। तो आई थिंक मोहम्मद वसीम आए, टीम की परफॉर्मेंस ग्रेजुअली बेहतर हो रही है, तो अगर बेहतर हो रही है तो फिर हम वाई वी शुड थिंक ऑफ चेंजिंग। ठीक है, आपको नहीं लगता कि अब अननेसेसरी जो है, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि आजम को अब टीम का हिस्सा होना चाहिए, पावर हिटर की ज़रूरत है पाकिस्तान को, अब आपको नहीं लगता कि आपकी वजह से या नदीम खान के बोर्ड में होने की वजह से उसके साथ अभी नाइंसाफ़ी हो रही है? कोई नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता, अगर उसके अंदर दम है, ख़म है, तो वो खेलेगा, और अल्लाह मियां उसके लिए मौके खुद बनाएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे और नदीम खान को कोई ऐसा प्रेशर होगा कि ये खेले या ना खेले। वो ही इज़ गुड इनफ, सेंसिबली, उसको पता है कि मैंने क्या करना है, और अगर वो चीज़ें करेगा तो आई हैव अ फर्म बिलीव ऑन अल्लाह कि उसको उसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच मोइन भाई, और जाने से पहले अगर आप इस मैं मैसेज देना चाहें अपने फ़ैन को, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड कप मैं तो एक 92। ही मैसेज देता हूँ, देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, देयर इज़ ओनली हार्ड वर्क, सो कीप वर्किंग हार्ड
to achieve your goals. थैंक यू सो मच मोइन भाई वंस अगेन। जी नाज़रीन, ये था आज का हमारा 1992 वर्ल्ड कप स्पेशल के आज जिस जीत को 29 साल हो चुके हैं और इस जीत को हम 29 ईयर्स को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज मोइन भाई साहब ने बड़ी खुल के गुफ्तगू की वर्ल्ड कप के हवाले से और दीगर जो मौज़ूआत थे उनको लेके, कुछ बाउंसर भी मैंने इनको किए, लेकिन जिस तरह क्रिकेट खेलते हुए फाइटर थे इस तरह आपने इनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कितने ज़बरदस्त ये फाइटर हैं। इनके मुस्तकबिल के लिए हम बहुत पुरुमीद हैं कि इसी तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो परफॉर्म करते रहे, जो ये अकेडमी रन कर रहे हैं वो इसी तरह कामयाबी के साथ चलती रहे, और साथ साथ जो इन्होंने अपनी एकेडमी के ज़रिए, अपनी कोचिंग के ज़रिए आज़म खान जैसा प्लेयर पाकिस्तान को दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि वो भी पाकिस्तान के लिए इसी तरह से परफॉर्मेंस करेंगे जिस तरह से उन्होंने मुख्तलिफ लीग्स में या पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी है। इंशाल्लाह अगले शो में होगी आपसे मुलाकात। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।